एंड वेलकम टू सिविल गुरु अभी। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा यूपी में जो लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा ग्रामीण परिवेश जो 25 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, ये जो कि मास्टर की साबित होंगे आपके लिए अगर आप इसकी तैयारी बेहतरीन ढंग से कर लेते हैं। तो आज हम इसका लेसन 1 देखेंगे और इसका सिलेबस क्या है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पे एक वीडियो डेली ग्रामीण परिवेश की डाला करूँगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले सिलेबस की। तो देखिए, सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विभाग। दूसरा जो चैप्टर है, केंद्र सरकार द्वारा गांधी के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाएं। कृषि का महत्व क्या है, भू धारण पद्धतियाँ क्या हैं, पशुपालन, उत्तर प्रदेश की जो कृषि नीति और योजनाएं हैं उसके बारे में। आगे मैं यहाँ पे बात करूँगा भारतीय कृषि व्यवस्था। उसके आगे भारत के संदर्भ में गाँवों का विकास। आगे टॉपिक है आधारभूत संरचना तथा कृषि आगत। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आगे मैं बात करूँगा कृषि विज्ञान की क्रांतियाँ, उत्तर प्रदेश में जितने भी खाद्यान्न उत्पादन है उसके बारे में। आगे मैं बात करूँगा पंचायती राज के बारे में और कुछ टर्मिनोलॉजी होती है कृषि शब्दावली, उसके बारे में बात करूँगा। और उत्तर प्रदेश की जो कृषि है उसके बारे में डिस्कशन करूँगा। और यहाँ पे मैं बता दूँ आपको 340 क्वेश्चन जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। और प्रीवियस ईयर में जो चकबंदी लेखपाल या राजस्व लेखपाल या उत्तराखंड या मध्य प्रदेश पटवारी में पूछा गया क्वेश्चन उसको डिस्कस करूँगा। तो मेरे साथ आप 1 महीने बने रहिए। डेली आपको सुबह 8 बजे एक वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला लेसन मैंने आपको बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण विभाग। सबसे पहले बात करेंगे खंड विकास अधिकारी की, जिसको कहते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अब यहाँ पे प्रश्न है पहला कि विकास खंड का मुख्य कार्यपालन अधिकारी कौन होता है। तो विकास खंड का मुख्य कार्यपालन अधिकारी खंड विकास अधिकारी होता है। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित खंड विकास अधिकारी का प्रशिक्षण कहाँ होता है। तो ये ग्रामीण विकास संस्थान में होता है। आगे बात करें, एक विकास खंड के ग्रामों के विकास को जिम्मेदार किस पर निर्भर करती है, जिम्मेदारी किसे दी जाती है। तो ये खंड विकास अधिकारी को दी जाती है। आगे बात करते हैं कि खंड विकास अधिकारी के कार्य क्या हैं। खंड विकास अधिकारी के कार्य अगर पूछा जाएगा तो सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी समीक्षा करना और वह उच्च अधिकारियों के निर्देश के अनुसार कार्य करता है। आगे बात करें, वो अपने जितने भी विकास खंड में अपने काम अधिकारियों की सहायता से पंचायत समिति द्वारा निर्धारित निर्णयों का कार्यान्वयन भी करता है। और वो विभिन्न जितनी भी एकीकृत योजनाएं तैयार करता है तथा उनका क्रियान्वयन करता है। और इन जितनी भी योजनाएं होती हैं उनका लेखा जोखा भी हिसाब किताब तैयार करता है। आगे बात करें, खंड विकास अधिकारी ग्रामीण जनता के लिए सरकार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा ग्रामीणों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहते हैं। आगे बात करते हैं तो वो अपने विकास खंड के समस्त कार्यों, जैसे कोई कार्य हो रहा है, समय पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको अपने से बड़े लेवल के अधिकारी तक पहुंचाता है। खंड विकास अधिकारी खंड के विकास से संबंधित प्रशासनिक जितने भी स्टाफ की कार्य कुशलता की में वृद्धि के लिए अनेक कदम उठाता है और वो जितनी भी शिकायतें आती हैं उनका निराकरण करता है। और विकास खंड के ग्रामों का विकास खंड विकास अधिकारी पर ही निर्भर करता है। आगे बात करें, अब दूसरा है कि जैसे आप लेखपाल की तैयारी करें तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेखपाल कौन होता है। तो लेखपाल गांव स्तर का सरकारी कर्मचारी होता है। अगर बात की जाए 1906 तक इन कार्यों का भुगतान गांव द्वारा स्वयं किया जाता था। लेखपाल जो होते थे 1906 तक इन कार्यों का भुगतान गांव द्वारा स्वयं किया जाता था, लेकिन सरकार द्वारा अब इनको वेतन दिया जाता है। इनके अधिकार में 1 या 2 गांव होते हैं। आगे बात करते हैं इसमें हम लेखपाल के कर्तव्य क्या हैं। लेखपाल के पास उनके अधिकार क्षेत्र के जितने भी गांव के खेती संबंधी सभी कागजात रहते हैं, जिसे लैंड रिकॉर्ड कहा जाता है। यदि कोई किसान अपनी ज़मीन के संदर्भ में कोई जानकारी चाहता है तो लेखपाल सरकारी शुल्क लेकर उसको जानकारी उपलब्ध कराता है। लेखपाल अपने कागजात में खेत का नाम, लगान कितना है, उसका मालिक कौन है, उसका नंबर कितना है, ये सब नोट करवा देता है। वो खेतों में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार कागज में परिवर्तन करता है। जैसे अगर मान लीजिए सूखा आ गया, बाढ़ आ गई, ये सब जानकारियाँ उच्च अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। इनको ये रिपोर्ट देनी रहती है और आगे सरकार मुआवजे का निर्धारण करती है। लेखपाल के पास प्रत्येक गांव का नक्शा होता है। इस नक्शे में गांव के बीच कितने रास्ते, खेत, सड़कें, नदी, तालाब, बाजार, मकान, ये सब सारी चीज़ें अंकित रहते हैं। इस नक्शे में खेत का क्षेत्रफल दिया होता है, उसी में उसका नंबर भी लिखा रहता है। खेत के नंबर की मदद से खेत को पहचानने में आसानी रहती है।
और लेखपाल का क्या कर्तव्य है कि वह प्रत्येक वर्ष खेतों की नाप करे तथा कमी देशी को जितना कम ज़्यादा हो रहा है उसको नक्शे में अंकित करे। और किसान के स्वामित्व की समस्त कृषि भूमि का विवरण एक रजिस्टर में ही एक स्थान पर खाते के रूप में लिखा जाता है, जिसे जमाबंदी कहते हैं। इसकी 2 प्रतियां तैयार की जाती हैं, एक तहसील कार्यालय में, दूसरी जो प्रति होती है वो लेखपाल के पास रहती है। प्रत्येक 4 वर्ष में जमाबंदी का नवीनीकरण किया जाता है। इन 4 वर्षों में किन्हीं कारणों से किसान के स्वामित्व की भूमि में कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे लेखपाल द्वारा जमाबंदी रजिस्टर में लिख लिया जाता है। आजकल तो जमाबंदी का कार्य कंप्यूटर से भी किया जाने लगा है। इससे क्या होता है कि कम समय लगता है और संपूर्ण आंकड़े की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और लेखपाल तहसील के आदेश का कागज़ प्राप्त होने पर तो ये डाक द्वारा तहसील से भेजा जाएगा। आगे बात करते हैं। लेखपाल का काम निरीक्षण करना होता है, संशोधन जो खेत का निरीक्षण, फसलों का निरीक्षण, भू राजस्व की स्थिति क्या है, ये सारे काम होते हैं। और गांव के नक्शे में प्रत्येक खेत के लिए एक क्रमांक अंकित होता है, इसी को खसरे के नाम से जाना जाता है। लेखपाल पर जितने भी प्रत्येक वर्ष में जितनी भी बोई जाती है फसलों की जानकारी खसरे में दर्ज कराता है। इसी आधार पर सरकार प्रत्येक फसल के अंतर्गत बोए गए क्षेत्र का पता लगाती है। आगे बात करते हैं। अपने हल्के के ग्रामों के लिए खतौनी जैसे बीट, मौजदार बीट तैयार करता है। अन्य तथ्य जो आपके लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण है, लेखपाल का उल्लेख किस अधिनियम की धारा में है? तो उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में लेखपाल अपने हल्के में कार्य करता है, उसका ट्रांसफ़र किसके द्वारा किया जाता है? तो जो परगना का अधिकारी होता है या सहायक कलेक्टर, उसके द्वारा इनका ट्रांसफ़र किया जाता है। लेखपाल के कार्यों का विवरण किसमें वर्णित है? तो लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में। आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी? तो ये 2006 में बनी। आगे बात करते हैं। खसरा क्या होता है? खसरा वही मैंने आपको बताया, खसरा एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें किसी गांव की ज़मीन के टुकड़े और उस पर जो फसल उगाई जा रही है उस पर फसलों का विवरण लिखा होता है। जैसे लोग धान, गेहूँ, चना ये सब होते हैं तो उसमें पूरा ऐसे सीरियल वाइज 1, 2, 3 करके लिखा जाता है। आगे बात करते हैं। लेखपाल द्वारा खसरे में कृषि आंकड़े और खेतों के लिए आवश्यक तथ्यों का भी उल्लेख किया जाता है। अब पूछा जाए कि खसरे में कुल कितने कॉलम होते हैं? तो खसरे में 22 खाने होते हैं यानी कॉलम होते हैं। अगर पूछा जाए खतौनी में कितने कॉलम होते हैं तो 13 खाने होते हैं। पटवारी शब्द का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? तो जो शेरशाह सूरी शासक था उसने किया। किसके समय में पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया था? तो ये चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे उनकी सरकार के समय में ये बदल दिया गया था। आगे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्णित है कि वार्षिक रजिस्टर को किस नाम से जाना जाएगा? तो जो धारा 33 में बताया गया है तो वार्षिक रजिस्टर को खतौनी के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पे हम आगे बात कर लेते हैं कि दाखिला खारिज की प्रक्रिया कब होती है? जब कभी भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है। इसके अंतर्गत खतौनी में जोतदार के नाम का परिवर्तन किया जाता है। और आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कृषि वर्ष कब से कब तक चलता है? तो ये 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक चलता है। और कृषि वर्ष को ही फसली वर्ष भी कहा जाता है। ये सब फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मैं इस वीडियो का पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि खसरा एवं खतौनी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो अधिकार अभिलेख कहते हैं। भूलेख निरीक्षक कौन होता है? तो जो भूलेख निरीक्षक होता है ये कानूनगो या सर्वेक्षक निरीक्षक होता है, राजस्व निरीक्षक। आगे बात करते हैं कि तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो तहसीलदार होता है। अमीन कौन होता है? तो भू राजस्व की वसूली जो करने वाला होता है। पहले क्या होता था कि जो नहरें हैं, नहरों का जो पानी किसान अपने खेत में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिया जाता था तो उसकी वसूली जो होता था अमीन करता था। आगे बात करते हैं कि तहसील दिवस का आयोजन कब होता है? तो प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो ये किया जाता है। और तहसील दिवस का आयोजन माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को तहसील से प्रातः 10 बजे से किया जाता है सुबह के, जिसमें जनता की शिकायतों को सुना जाता है तथा उनका निराकरण किया जाता है और संबंधित विभागों को आदेश दिया जाता है कि तहसील दिवस पर जिले के सभी अधिकारी एक जगह पर उपस्थित रहते हैं। आगे हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो चकबंदी है इस योजना का आरंभ कब हुआ? तो योजना का आरंभ 1954 में मुजफ्फरनगर जिले की कैराना तहसील, वो सुल्तानपुर एक ज़िला है, वहाँ पे मुसाफिर खाना तहसील है, वहाँ से हुआ था। इसमें सफलता मिलने के बाद चकबंदी योजना को 1958 ईस्वी से संपूर्ण प्रदेश में लागू किया गया। चकबंदी जो विभाग है वो राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है और इसके संचालन के लिए चकबंदी योजना के चकबंदी आयुक्त के अधीन चकबंदी विभाग का गठन किया गया। जनपद स्तर पर चकबंदी प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालन हेतु यहाँ पे जिला उप संचालक चकबंदी का नियुक्त किया गया। उप संचालक चकबंदी, सहायक संचालक चकबंदी, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी और सहायक बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, चकबंदी अधिकारी और सहायक चकबंदी अधिकारी और कानूनगो चकबंदी और लेखपाल चकबंदी की नियुक्ति का
यहाँ पे प्रावधान किया गया। आगे बात करते हैं कि चकबंदी लेखपाल के काम क्या होते हैं। जैसे किसी क्षेत्र में चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है, तब चकबंदी लेखपाल का काम सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। चकबंदी के माध्यम से ही गांव के लिए जो आबादी की भूमि होती है वो निकाली जाती है। इसके माध्यम से किसानों को जो छोटे छोटे चकों में बटी हुई भूमि को एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है, जिससे किसानों को कृषि अपना काम करने में आसानी हो और सफलतापूर्वक अपना काम कर सकें। आगे बात करें कि चकबंदी विभाग का कार्य क्या होता है, क्या करता है, पूछ लेगा 4 ऑप्शन देखे। तो यहाँ पे मैं बताऊँ तो जो किसानों की जितनी भी अलग अलग जगह पे जैसे किसी का 2 हिस्सा 3 हिस्सा अलग अलग है, उसको इकट्ठा करके एक जगह पे एक प्लॉट उनका बना दिया जाता है। तो यानी किसानों की बिखरी जोतों को इकट्ठा करता है। अब जोत जोत से मतलब यहाँ पे है खेती। खेती का मतलब जो जमीन है उससे है। चकबंदी विभाग का प्रमुख कौन होता है, तो चकबंदी आयुक्त जो होता है वो चकबंदी विभाग का प्रमुख होता है। जिला स्तर पर सर्वोच्च चकबंदी अधिकारी कौन होता है, तो जिला उप संचालक चकबंदी जो होता है जिला स्तर पर सर्वोच्च पद पर होता है। आगे बात करते हैं कि चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं, जबकि राजस्व लेखपाल किसके अधीन होते हैं, तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जो जिलाधिकारी होता है उसके अधीन होते हैं। चकबंदी का वास्तविक कार्य कौन करता है, तो चकबंदी लेखपाल करता है। चकबंदी प्रक्रिया राज्य सरकार की होती है, तो एक प्रकार की कल्याणकारी योजना है जिसमें किसानों का ही भला होता है। आगे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जोत चकबंदी अधिनियम कब बना, तो ये 1953 में बना। आगे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में किसके संबंध में उल्लेख किया गया है, तो लेखपाल के संबंध में उल्लेख किया गया है 1901 की धारा 23 में। आगे बात करते हैं हम कि अब जैसे कि अब जमीन मापनी है तो उसके लिए भूमापन सर्वेक्षण किया जाता है। लेखपाल और चकबंदी लेखपाल को भूमापन सर्वेक्षण का ज्ञान होना आवश्यक होता है। इसके लिए उनको भूमापन में प्रयोग आने वाले प्रमुख प्रकार के इंस्ट्रूमेंट और मापन की यूनिट्स जो हैं यानी इकाइयों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे होता है एक जरीब, किसी भू भाग के सर्वेक्षण के लिए ये जमीन हेतु आवश्यक प्रमुख यंत्रों में किसका स्थान है पूछा गया है, तो जरीब का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार की कुछ होती है। अब यहाँ पे जो छल्ले लगे हैं, छल्ला जो होता है जरीब की कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ने के अतिरिक्त जरीब की आप वहाँ पे जैसे लंबाई को घटा या बढ़ा सकते हैं। अब गट्ठा से क्या तात्पर्य है, जरीब में इसके कुल नाप के 10वें अंश के बराबर की नाप का एक गट्ठा भी लगा होता है जो छोटी लंबाई नापने के काम आता है। और गट्ठा किसका बना होता है, तो गट्ठा जो गांव में बांस होता है उससे बना होता है। भू मापन के लिए जरीब एक उपयुक्त यंत्र होने के कारण इसका दीर्घ काल से ही प्रयोग किया जा रहा है। जरीब कई प्रकार की होती है, लेकिन इनमें से शाहजहानी जरीब और गंटरी जरीब जो है इसका प्रचलन सबसे ज़्यादा रहा है। आगे हम इसमें बात कर लेते हैं कि जो शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है और गंटर जरीब की। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो शाहजहानी जरीब होती है उसकी लंबाई 165 फीट होती है। 165 फीट लंबी शाहजहानी जरीब में 9.9 इंच लंबी कुल 200 कड़ियाँ होती हैं। इसमें आपसे पूछ लेंगे कि शाहजहानी जरीब में कितनी कड़ियाँ होती हैं, तो 200 कड़ियाँ होती हैं। तो ये भूमापन सर्वेक्षण के काम में लाया जाता है। और गंटरी जरीब की बात करें तो इसकी लंबाई 132 फीट होती है। और इसका जो आविष्कार है ब्रिटिश काल से एक ब्रिटिश अधिकारी गंटर ने किया था, इसीलिए इसका नाम गंटर जरीब रखा गया। ये 132 फीट लंबी होती है और जिसमें 7.9 इंच लंबी कुल 200 कड़ियाँ टोटल होती हैं। तो यहाँ से एग्जाम में पूछा जाएगा। गंटरी जरीब जो होती है उसके द्वारा जो भूमापन किया जाता है वो क्या कहलाता है, तो ये कैडेस्ट्रल सर्वे कहलाता है, यानी कैडेस्ट्रल सर्वेक्षण। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में भूमि मापने का कुछ पैमाना है। तो जैसे एक लाठा, अब यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक लाठा में कितना इंच या कितना फिट होता है, तो एक लाठा में 99 इंच या 8 फीट 3 इंच। 20 उनवासी में एक कंचवासी होता है। 20 कंचवासी में एक विश्वासी या एक वर्ग लाठा होता है। 20 विश्वासी या 20 वर्ग लट्ठा में एक बिस्वा होता है। ये सब सारी चीज़ें आपको फैक्ट पता होनी चाहिए, ये सब आपको रखना पड़ेगा। 20 बिस्वा में एक बीघा या 3025 वर्ग गज होता है। एक गज इलाही में 33 इंच होते हैं। 66 गज इलाही में 55 गज इलाही होता है। एक बीघा में 55 वर्ग गज होता है। 8 जो बीघा होता है इसमें ये 5 एकड़ के बराबर होता है। और 48 40 गुणे 5 कर देंगे तो 24,200 वर्ग गज आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें फैक्चुअल हैं, इसको आपको रखना पड़ेगा। और भी महत्वपूर्ण कुछ इकाइयाँ हैं यहाँ पे जो दी हुई हैं, मैं उसको आपको बताता हूँ। जैसे आगे मैं बात करूँ तो 1 मिलीमीटर बराबर 0.039 इंच होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर यानी 0.394 इंच होता है। 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, अगर इसको इंच में कन्वर्ट किया जाए तो 3.94 इंच होता है। 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर जो कि बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, और 1.094 गज के बराबर होता है। आगे बात करें 10 मीटर में 1 डेकामीटर होता है। 10 डेकामीटर में 10,000 सेंटीमीटर होता है। और 10 हेक्टोमीटर में 1 किलोमीटर यानी 1,000 जो मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर में 1,094 गज होता है। 1 एकड़ में 4,840 गज वर्ग गज होता है। 1 एकड़ में 0.40467 हेक्टेयर होता है। और 100 हेक्टेयर बराबर 1 वर्ग किलोमीटर होता है। आगे बात करें इसमें तो
8 फ्लांग बराबर 1 मील के होता है। 1 मील 1.609 किलोमीटर के होता है। 1 एकड़ 10 वर्ग गज जरीब यानी जो गंटर्स में होता है उसके बराबर होता है। 1 हेक्टेयर 100 एयर के बराबर होता है यानी एकड़ के बराबर होता है। आगे यहाँ पे हम बात करेंगे राजस्व विभाग की। राजस्व विभाग, तो उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के 5 विभागाध्यक्ष कार्य करते हैं। पहला राजस्व परिषद, दूसरा चकबंदी आयुक्त, तीसरा राहत आयुक्त, चौथा निदेशक भूमि अध्यापत्य उत्तर प्रदेश, और पांचवा होता है प्रमुख संपादक जिसे जिला गजेंटियर कहते हैं। सभी विभागाध्यक्षों का मुख्यालय लखनऊ में है। अब राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में इलाहाबाद में हुई थी। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 1932 में नायब तहसीलदार, तहसीलदारों की नियुक्ति और उनका ट्रांसफर जिलाधिकारी और मंडलायुक्त के द्वारा किया जाएगा। उनको ये अधिकार दिए गए थे 1932 में। 1947 में स्वतंत्रता जो प्राप्ति के बाद प्रशासनिक व्यवस्था को और न्यायिक व्यवस्था को अलग अलग कर दिया। न्यायिक कार्यों का मुख्यालय इलाहाबाद और प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय लखनऊ रखा गया। और 1947 से 1955-56 तक भूमि व्यवस्था आयुक्त का पद सृजित था, जिसे समाप्त करके 56-57 में प्रशासनिक सदस्य के रूप में कर दिया गया। वर्तमान समय में राजस्व परिषद द्वारा भूमि सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भूमिहीन, आवासीय, अनुसूचित जाति, जनजाति जितने भी हैं उनको पट्टा, आवास, ये सब सारी चीज़ें दी जाती हैं। यूपी में क्या है कि यहाँ पे ज़बरदस्ती कब्जा कर लेते हैं, तो इसके लिए डायरेक्टली तुरंत कार्रवाई की जाती है अब। और राजस्व विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यकलाप भूमि सुधार कार्य, राजकीय देय की वसूली, राजकीय वादों की स्थिति क्या है, उनका सर्वेक्षण कैसा है और प्रक्रिया की प्रगति, राजस्व भवनों का निर्माण कैसे हो रहा है, जितने भी कंप्यूटरीकृत योजनाएं हैं वो कैसे चल रही हैं, तहसील दिवस से संबंधित कार्य यहाँ पे संपन्न किए जाते हैं। आगे बात करते हैं कि राजस्व परिषद का गठन। राजस्व परिषद में 1 अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक सदस्य और 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। इस परिषद के अंतर्गत मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और समस्त राजस्व पदाधिकारी होते हैं। और मंडलायुक्त की जो सहायता करते हैं अपर मंडलायुक्त, और जिलाधिकारी के जो सहायता करते हैं वो एसडीएम यानी अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल लास्ट में आते हैं। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने जो आपको बताया पहले अध्यक्ष, राजस्व परिषद की जो संरचना होती है उसमें 2 प्रशासनिक सदस्य होंगे, मुख्यालय इसका इलाहाबाद होगा। और जिसमें 7 जो न्यायिक वाला है उसमें उसका मुख्यालय लखनऊ है। तो पहले मंडलायुक्त, उसके बाद अपर मंडलायुक्त जो कि मंडलायुक्त की सहायता करते हैं, जिलाधिकारी, उसके बाद अपर जिलाधिकारी, तो इसमें जिलाधिकारी की सहायता करते हैं, उसके बाद उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, उसके बाद लेखपाल का नंबर आता है जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। राजस्व विभाग द्वारा किए जाने वाले मुख्य क्रियाकलाप, अब जैसे भूमि सुधार कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में कृषि योग्य भूमि पट्टे पर आवंटित करने के लिए, जैसे जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनको पट्टा हटा के दूसरे के नाम पे पट्टा हस्तांतरित किया गया, या जैसे पूर्णतः विकलांग व्यक्ति को वरीयता दी गई। SC ST या OBC जितने भी लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनके पास आवास नहीं है, ये सारी चीज़ें उनको उपलब्ध कराई गई। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं तहसील दिवस। अभी मैंने आपको तहसील दिवस बताया था कि प्रत्येक तहसील में प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को सभी जनपदों में तहसील दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं कि खतौनी का कंप्यूटरीकरण। तो इसमें अभी तहसीलों की चकबंदी से बाहर 99,949 ग्रामों को खतौनियों का जो अभिलेख है कंप्यूटर से आप निकाल सकते हैं। और तहसील से कंप्यूटर की जो खतौनी होती है 15 रुपये आप शुल्क दे के निकाल सकते हैं, और इंटरनेट कॉपी भी किसान खुद ही निकाल सकता है। तो ये था वीडियो, पहला लेक्चर यूपी लेखपाल से संबंधित, जिसमें ग्रामीण परिवेश का पहला लेक्चर ये था। वीडियो अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली 8 बजे आपको ये वीडियो इसका पार्ट सेकंड मिलेगा। डेली वीडियो पड़ेगा। तो आज थोड़ा डिले है,